हेलो चिल्ड्रन। सो फर्स्ट पार्ट में हमने साहिब आलम की स्टोरी पढ़ी और लॉस्ट स्प्रिंग का टाइटल इसलिए है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये मेटाफोरिकली यूज किया गया है स्प्रिंग चाइल्डहुड से। तो इन बच्चों का जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनका चाइल्डहुड ही कहीं गुम हो जाता है। वो बहुत यंग एज में रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं और अपने फैमिली और अपने आप को सस्टेन करने के लिए पैसा कमाने में जुट जाते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो ये जो हम दूसरी कहानी अब पढ़ रहे हैं इस चैप्टर की, लॉस्ट स्प्रिंग की, वो मुकेश की कहानी है और उसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। तो अगर आपको याद हो, साहिब आलम की कहानी में राइटर ने, अनीस जंग ने हमें बताया था कि ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब आलम अपना मास्टर नहीं था, वो किसी के यहाँ पर एक टी स्टॉल पर जॉब करने लग गया था। उसको उसके ऑर्डर्स और उसकी डायरेक्शंस माननी थी। तो मुकेश जो है वो अपना मास्टर खुद ही बनना चाहता था, मतलब कि वो किसी के यहाँ पर नौकरी या किसी के यहाँ पर जॉब नहीं करना चाहता था। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। सो मुकेश क्या बनना चाहता है? वो बड़ा होकर एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही अनाउंसेस मतलब कि वो बताता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क्ड। तो यहाँ पे आई जो है वो राइटर अनीस जंग के लिए है। वो मुकेश से पूछती हैं कि तुम्हें क्या कुछ भी आइडिया है कार कैसे, कार्स के बारे में? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। तो मुकेश बोलता है कि मैं सीखूंगा कार ड्राइव करना। और वो देखिए इतना कॉन्फिडेंट था, वो इतना क्लियर था अपनी फ्यूचर एम्बिशन के बारे में कि वो सीधा राइटर की आंखों में देखकर ये चीज बोलता है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. Looms का मतलब यहाँ पर appear है और मिराज जो है एक अनरियलिस्टिक होप के साथ कंपेयर किया गया है। तो राइटर बोलते हैं कि जो उसके सपने थे कार ड्राइवर बनने के, वो जो है एक बहुत अनरियलिस्टिक, एक मिराज की तरह है, अनरियलिस्टिक होप की तरह है, जो कि धूल भरी सड़कों पर, फिरोजाबाद की धूल भरी सड़कों पर जो जैसे कि मिराज दिखता है। मिराज क्या होता है? जब आप गर्मी के टाइम में सड़क पर जा रहे हो और आपको बहुत प्यास लगी हो, तो दूर सड़क पर ऐसे लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, आपको लगता है कि आगे कुछ सड़क पर पानी है या आगे तालाब है, पर वो अनरियल होता है, वो सचमुच ऐसा होता नहीं है, उसको भी मिराज बोलते हैं। तो उसके ये सपने ड्राइवर बनने के उतने ही अनरियलिस्टिक थे जैसे कि कहाँ, जैसे कि धूल में सड़कों पर, फिरोजाबाद की धूल भरी भरी सड़कों पर एक मिराज हो जो रियल नहीं है। और यहाँ पे फिरोजाबाद के बारे में राइटर ने डिस्क्राइब किया है कि वो किस लिए फेमस था ये शहर। ये जो है कांच की बैंगल्स, चूड़ियां बनाने के लिए फेमस था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो हर दूसरा घर, फिरोजाबाद की ज्यादातर फैमिलीज जो है वो बैंगल बनाने के काम में ही लगे हुए थे। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट generations वर्किंग अराउंड furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो राइटर बोलते हैं कि फिरोजाबाद जो है ये इंडिया का एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जहाँ की पॉपुलर है। ग्लास ब्लोइंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि बड़ी बड़ी फर्नेसेस में, फर्नेसेस मतलब कि हॉट ओवंस या बड़ी बड़ी भट्टियां, उसमें ग्लास के बड़े बड़े ब्लॉक्स को डालकर पिघाला जाता है। और जब वो बहुत ऐसे थिक हनी की तरह, शहद की तरह वो पिघल जाता है, तो फिर उसको पाइप में लेकर और ब्लो किया जाता है। एक तरफ से उस पाइप के फूक मारी जाती है, ब्लो किया जाता है और फिर उसको अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जनरेशन से जो है लोग इन भट्टियों के पास काम करते रहे हैं और ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके की ग्लास की चीजें बनाते रहे हैं। उसमें वो ग्लास की वेल्डिंग भी करते हैं, चूड़ियां भी बनाते हैं। और ऐसा लगता है वहां इतनी चूड़ियां बनाई जाती थी, ऐसा लगता था कि एज दो कि देश की पूरी औरतों की चूड़ियां यहीं पर ही बनती हों। मुकेश's फैमिली इज अमंग देम। और मुकेश की फैमिली भी उन परिवारों में से एक थी जो इस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करते। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर इन dingy cells without air and light.
that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours after losing the brightness of their eyes. तो अब ये जो काम करने वाले वहां पर लोग हैं और बच्चे हैं, उसमें से किसी को भी नहीं पता कि बच्चों से काम करवाना ग्लास फर्नेस इन भट्टियों के पास इतने हाई टेम्परेचर में एक इलीगल एक्टिविटी है। और ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिए राइटर ने बहुत क्लियरली डिस्क्राइब किया है कि वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट, वहाँ के वर्किंग कंडीशंस कैसे थे उस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में जो बच्चे काम करते थे। उनको बहुत गर्म टेम्परेचर उन भट्टियों के पास काम करना पड़ता था। डिंजी सेल्स यहाँ पे मतलब है डार्क एंड डल, और सेल्स का मतलब है छोटे छोटे कमरे। तो उन डार्क और डल सेल्स में जहां पर प्रॉपर लाइट भी नहीं आती थी, छोटे छोटे कमरों में विदाउट एयर, हवा भी उसमें अच्छी नहीं आती थी, वहां पे इन बच्चों को काम करना पड़ता था। और ये भी है कि अगर लॉ बना हुआ है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, उस लॉ को अगर एनफोर्स किया जाए, उस लॉ को अगर लागू किया जाए, तो ये जो 20,000 बच्चे हैं जो इन गर्म भट्टियों के पास काम करते हैं और स्लॉग करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पूरा दिन उसमें मेहनत करते हैं, और उस मेहनत की वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। तो अगर लॉ को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इन 20,000 बच्चों को इन सब वर्किंग कंडीशन से, जो कि बहुत इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन है, उनसे छुटकारा मिल सकता है। तो देखिए, इतने ज्यादा करीब 20,000 बच्चे इस इंडस्ट्री में काम करते थे, विच इज सो अनफॉर्चुनेट, जबकि इन सब बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, इनका एजुकेशन होना चाहिए। मुकेश's eye beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. तो मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है, बीम मतलब आईज बीम मतलब आंखों में चमक आ जाती है जब वो राइटर को बोलता है कि आप मेरे घर चलिए। वो उनको घर लेके जाता है और ये भी बताता है बहुत प्राउडली कि उसका घर दोबारा बनाया जा रहा है, उसमें कंस्ट्रक्शन और रिपेयर वर्क चल रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in primeval state. तो राइटर बोलती हैं, वी मतलब यहाँ पे मुकेश और राइटर अनीस जंग से है। वो बोलती हैं कि वो जिन सड़कों से मुकेश के घर जाने के लिए गई, वो बहुत स्मेली थी, वहां बहुत बदबू थी, एंड चोक्ड थी कचरे से, फिल्ड मत चोक्ड मतलब फिल्ड, गार्बेज कचरा वहां पर भरा हुआ था। वो काफी घरों से गुजरी, साइडों में, लेन के साइडों में, सड़क के साइडों में घर बने हुए थे, और वो घर जो है रिमेन होवल्स मतलब कि वो बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन था, कुछ उसमें ऐसा नहीं कि बहुत फैंसी डिजाइन्स थे, एंड क्रम्बलिंग वॉल्स, और उनकी वॉल्स ऐसी थी कि जैसे बिल्कुल टूटी फूटी, बिल्कुल डिप्लोरेबल कंडीशन में वॉल्स थी। वॉबली डोर्स मतलब शेकी थे, कि अगर वॉबली मतलब कि वो ऐसे बहुत फर्मली फिक्स्ड भी नहीं थे वो दरवाजे, और विंडोज नहीं थी उन घरों में। और वो उन घरों में बहुत भीड़ थी लोगों की, जो कि फैमिलीज उसमें रहती थी, एंड एनिमल्स भी उसमें को एग्जिस्ट करते थे, मतलब उन छोटे छोटे घरों में, जिसमें ना तो ठीक से दरवाजे थे, ना उसमें विंडोज थी, और दीवारें बहुत ही कमजोर और टूटी फूटी थी, उनमें एनिमल्स और ह्यूमन फैमिलीज एक साथ रहती थी, जैसे कि प्रिमेबल मतलब स्टेट में, जैसे कि पुराने जमाने में, एंशियंट टाइम में, ओल्डर टाइम्स में रहा करते थे, ह्यूमंस और एनिमल्स को एग्जिस्ट किया करते थे एक ही जगह। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it in open. So मुकेश एक ऐसे ही एक घर के बाहर रुकता है, दरवाजे पर वो बैंग करता है, वो दरवाजे पर खटखटाता है। वॉबली डोर फिर से बोला गया कि बहुत शेकी था वो डोर, और आयन का, लोहे का डोर था वो, उसको वो अपने पैर से पुश करता है और वो खुल जाता है दरवाजा। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। शैक मतलब रफली बिल्ट हट। तो ये राइटर अनीस जंग और मुकेश उस हाफ बिल्ट, बिकॉज उसने बोला था उसका घर अभी बन रहा था, तो वो उस हाफ बिल्ट घर के अंदर
घुसते हैं, जो कि प्रॉपर पक्का घर भी नहीं था। वो मोर लाइक अ शैक था, एक झोपड़ी के टाइप ज़्यादा दिखता था। इन वन पार्ट ऑफ इट, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. घर के अंदर एक हिस्से में थैश्ड मतलब कवर्ड, एक स्टोव था, मतलब फायरवुड स्टोव, मतलब जो चूल्हा आप जिसको बुला सकते हैं, सूखी लकड़ियां और सूखी ग्रास से कवर्ड था, बिकॉज वो लकड़ी जलाकर, सूखी लकड़ी और घास जलाकर ही उसके ऊपर खाना पकाया करते थे। उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन था जिसके अंदर स्पिनच मतलब पालक के पत्ते पक रहे थे। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और नीचे जमीन पर एक और एल्यूमिनियम की बर्तन था जिसके अंदर और कटी हुई सब्जियां रखी थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मतलब वीक। तो एक औरत जो कि बहुत कमजोर थी देखने में और यंग थी, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, वो शाम के खाने के लिए पूरे फैमिली के लिए खाना बना रही थी। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। तो जब वो राइटर को देखती है तो उसकी आंखों में बिल्कुल धुआं भरा हुआ है, वो उनकी तरफ देखकर स्माइल करती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। और वो कौन थी? मुकेश की भाभी थी और मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, already in charge of three men, her husband मुकेश and their father। तो बहुत ज्यादा उम्र में बड़ी नहीं थी, अभी वो भी बच्ची ही थी, यंग थी, और लेकिन उसको इतनी रिस्पेक्ट, मतलब सब उसको बहू की तरह रिस्पेक्ट देते थे। घर की बहू थी वो, जो कि इंचार्ज थी घर के 3 आदमियों का। कौन कौन वो 3 आदमी थे? एक मुकेश, और मुकेश का बड़ा बड़ा भाई जो उसका हस्बैंड था, और उनके फादर जो कि उसके फादर इन लॉ हुए। तो इतनी छोटी उम्र में उसके लड़की के कंधों पर इतनी जिम्मेदारी आ गई थी कि उसने सिर्फ अपने को ही नहीं संभालना था, बल्कि इन 3 आदमियों की भी देख रेख करनी थी, उनके लिए खाना बनाना था, घर साफ करना था और सब। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face। तो जब मुकेश के पिताजी घर में आते हैं, एंटर करते हैं, तो वो अपना थोड़ा सा टूटी हुई जो दीवार थी उसके पीछे हल्का सा छुप जाती है, पीछे की तरफ हो जाती है, और अपना मुंह जो है अपने घूंघट से वो कवर कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। तो ये कस्टम था, ये वहाँ के तौर तरीके थे कि जो बहुएं हैं उनको अपना फेस घर के बड़े आदमियों से ढकना है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। तो इस केस में घर का बड़ा आदमी कौन था? इम्पोवरिश मतलब पुअर, पुअर बैंगल मेकर था। तो मुकेश के पिताजी जो हैं वो भी इसी प्रोफेशन में थे, वो भी बैंगल्स, चूड़ियां बनाते थे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school। तो वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब उसके बावजूद भी, पहले उन्होंने टेलर का काम किया, फिर उन्होंने बैंगल मेकर का काम किया, उसके बावजूद भी वो आज तक अपना घर रिपेयर नहीं कर पाए और अपने दोनों बेटों को स्कूल नहीं भेज पाए। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। सिर्फ वो अपनी जिंदगी में क्या कर पाए हैं? वो अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने दोनों बेटों को वो आर्ट दे पाए हैं जो उनको खुद आती थी, या वो सिखा पाए हैं जो उनको खुद आता था, और वो था चूड़ी बनाने का तरीका या चूड़ी बनाने की कला। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। तो अब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंकिंग है मुकेश की, जो ग्रैंड मदर है, वो बोलती हैं कि ये इनकी डेस्टिनी है, ये इनका कर्मा है, एंड उन्होंने अपनी आंखों से ये देखा है कि उनके हस्बैंड भी ये काम करते करते ब्लाइंड हो गए थे, क्योंकि जो बैंगल्स, जो चूड़ियों को पॉलिश करने के लिए जो डस्ट यूज होता था वो आंखों में चला जाता था और उससे आंखें बहुत डैमेज हो जाती थी। अब ये बहुत अनफॉर्चुनेट थिंकिंग क्यों है? बिकॉज अगर हम यही सोच के जिंदगी भर बैठे रहेंगे
कि ये हमारा कर्म है, ये हमारा नसीब है, ये हमारी डेस्टिनी है, तो हम कभी एफर्ट करेंगे ही नहीं अपने आप को उस पॉवर्टी या उस ग्राइंड या उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकालने के लिए। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। तो वो बोलती हैं कि भगवान ने जो बैकग्राउंड दिया है, लीनिएज मतलब बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड, ये गरीबी का बैकग्राउंड, ये भूख का बैकग्राउंड, क्या ये कभी तोड़ा जा सकता है? प्लीज चिल्ड्रन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी डेस्टिनी बहुत हद तक हमारे हाथ में होती है। हम मेहनत करके, हम पढ़ाई करके, हम अपने आप को इस दुख भरी जिंदगी से जरूर ऊपर उठा सकते हैं। तो आप प्लीज इस तरीके की थिंकिंग से थोड़ा दूर रहें एंड बिलीव करें कि योर डेस्टिनी इज इन योर ओन हैंड्स। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. तो पहले देखिए इंडिया में जो कास्ट सिस्टम होता था वो काफी वर्क बेस्ड भी था कि जैसे अगर कोई कपड़ा बनाता है तो उसके बच्चे कपड़ा ही बनाते थे, कोई बैंगल्स बनाता है तो उसके बच्चे बैंगल्स बनाते थे। तो ये पुरानी थिंकिंग थी कि वो बैंगल मेकर्स की कास्ट में अगर पैदा हुए हैं तो उनके पास कुछ करने को और था ही नहीं बट बैंगल्स ही बनाना था। उन्होंने क्योंकि बैंगल्स ही देखी थी और कुछ उन्हें आता ही नहीं था। घर में बैंगल्स, घर के यार्ड में, घर के जो ओपन एरिया होता है उसमें बैंगल्स थी, घर की हर जगह, दूसरों के घरों में, दूसरों की यार्ड में बैंगल्स ही बैंगल्स। मतलब फिरोजाबाद की हर गली में बैंगल्स का काम होता है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the seven colors of the rainbow lie in mounds of unkempt yards, are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. तो अभी बड़ा अच्छा उन्होंने पूरा फिरोजाबाद का डिस्क्रिप्शन दिया है। आप समझ सकते हैं कि फिरोजाबाद दिखने में कैसा कैसा टाउन लगता होगा। तो बैंगल्स भी डिस्क्राइब की गई हैं कि बैंगल्स कितने अलग अलग कलर्स की, स्पाइरल मीन्स दी सर्कुलर राउंड होती हैं बैंगल्स, सनी गोल्ड कलर की बैंगल्स, पैडी ग्रीन कलर की बैंगल्स, रॉयल ब्लू कलर की, पिंक पर्पल कलर्स की बैंगल, हर कलर की बैंगल, हर कलर की चूड़ी जो कि रेनबो के सेवन कलर्स जैसी थी, वो ऐसे हीप में, मतलब कि यार्ड्स में जो है ढेरों ढेर पड़ी रहती थी। और उस जो फोर व्हील्ड हैंड कार्ड्स आपने देखा होगा, वो ठेला जिसके ऊपर चार पहिए, जो चार पहियों पर चलता है और हाथ से उसको पुश किया जाता है, उसके ऊपर भी ढेरों ढेर बैंगल्स होती थी। जो यंग लड़के या यंग मैन होते थे वो उस ठेले को पुश करते थे फिरोजाबाद की गलियों में ही। नैरो लेन्स मतलब कि बहुत ज्यादा खुली नहीं थी वो गलियां। और फिरोजाबाद बड़े-बड़े स्काईस्क्रेपर्स का शहर नहीं था, बड़ी-बड़ी सुंदर बिल्डिंग्स का शहर नहीं था। मतलब कि उसमें बहुत सारी हट्स थी, बहुत सारे छोटे-छोटे मकान थे। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। और इन डार्क झोपड़ियों में तो लैम्प की लाइट में ये लड़के और लड़कियां, ये बच्चे और बच्चियां अपने माता पिता के साथ बैठकर इन ग्लास बैंगल्स को वेल्ड किया करते थे, इनको सर्कल बनाकर इनको जोड़ते थे। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. It is so unfortunate, इन बच्चों को अंधेरे में काम करने की इतनी आदत हो गई थी कि अब इनकी आईज जो हैं, आंखें जो हैं, वो भी डार्क में, अंधेरे में ज्यादा कंफर्टेबल होती थी, उससे अंधेरे से एडजस्ट हो गई थी। डे लाइट में इनकी आंखों को परेशानी होती थी। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. And it is again very painful कि ये बच्चे अडल्ट, मतलब अपनी अडल्टहुड तक पहुंचने से पहले ही बहुत सारे बच्चे ब्लाइंड हो जाते थे। उनकी आईसाइट या तो बहुत वीक हो जाती थी या बिल्कुल चली जाती थी। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। तो राइटर वहां पर देखते हैं कि एक और बच्ची है जिसका नाम सविता है। उसने एक डल पिंक कलर की डल सी ड्रेस पहनी हुई है। वो भी एक किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ बैठ के ग्लास के पीसेस को, बैंगल्स को वेल्ड कर रही है, उनको जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। ये देखिए, ये सिमिली है यहाँ पर
उसके सविता के जो हैंड्स हैं वो चल रहे हैं कैसे? बहुत मतलब वो इतने सालों से शायद काम कर रही है कि अब वो बहुत मैकेनिकली चल रहे हैं। वो इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं उसके हाथ कि अब उसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा ये बैंगल्स को वेल्ड करने या सोल्डर करने के काम में। और वो कैसे चल रहे हैं? वो जैसे कि मशीन के टोंक्स चलते हैं। टोंक्स मतलब कि आप चिमटा समझ सकते हैं या चिमटी समझ सकते हैं, जिससे कि वो एकदम मशीन के टोंक्स उसको बैंगल्स को जोड़ते जाते हैं, ऐसे ही उसके हाथ चल रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज़ द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। तो अनीस जंग बोलती हैं कि मुझे ये नहीं पता है कि ये सविता जो इतनी छोटी बच्ची है, सैंक्टिटी मतलब इम्पोर्टेंस या प्योरिटी, इसको इन बैंगल्स का इम्पोर्टेंस भी पता है कि नहीं है, जो ये इतना स्पीड से मैकेनिकली बनाती जा रही है। अब बैंगल्स की क्या सैंक्टिटी है, बैंगल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे यहाँ पर बैंगल्स देवियों को, भगवान को चढ़ाए जाते हैं, शादियों में बैंगल्स एक नई दुल्हन को पहनाए जाते हैं और बहुत इसको होप और इसको बहुत लकी माना जाता है कि बैंगल्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है इंडियन मैरिजेस में भी और इसको सुहाग औरत के सुहाग की निशानी भी बोला गया है। ऑस्पिशियसनेस मीन्स symbol of luck or hope. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. तो राइटर बोलते हैं कि वो अभी इतनी छोटी बच्ची है, शायद वो इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस और इन चीज़ों की सैंक्टिटी समझ ही नहीं पाएगी चूड़ियों की, लेकिन वो सिर्फ इनको बनाती जा रही है। और एक दिन जब अचानक से उसको लाल रंग का घूंघट दिया जाएगा, उसके हाथों पर लाल मेहंदी लगा दी जाएगी, उसकी बाजू में हाथों में लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी, तब उसको शायद एक दिन अचानक से इन बैंगल्स की इम्पोर्टेंस और इन बैंगल्स की सैंक्टिटी समझ आएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो उस दिन एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो। राइटर बोलते हैं कि जैसे ये जो सविता के साइड में एक बूढ़ी औरत बैठी हैं, वो भी किसी दिन ऐसे ही दुल्हन बनी होंगी, लेकिन उसके बाद फिर से जिंदगी का वही रट शुरू हो गया ओल्ड वुमेन का। वो दोबारा से अपने इसी अंधेर कमरे में, कम लाइट कम हवा वाले कमरे में बैठ के बैंगल्स बनाती गई, और ऐसा ही एक सर्कल बन गया है, विशियस सर्कल बन गया है, जिससे ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर ईयर्स। इट्स अ वेरी ट्रेजिक सेंटेंस हियर कि आज भी उस बूढ़ी औरत की हाथों में, बाजू में जो है बैंगल्स हैं, चूड़ियां हैं, बट उसकी आंखों की में रोशनी नहीं है। इट्स अ वेरी पेनफुल सेंटेंस। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। और जब वो औरत मिलती हैं अनीसा राइटर से, तो वो बोलती है कि कभी ऐसा वक्त ही उन्होंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी पेट भर खाना भी खाया हो। और जिस आवाज में वो बोलती हैं उसमें कोई खुशी, कोई जॉय नहीं होता उस आवाज में। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड। सो वही राइटर, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि उसने एक दिन भी एक वक्त का पूरा पेट भर के खाना नहीं खाया और उसको यही मिला जिंदगी में। Her husband, an old man with a flowing beard, says, "I know nothing except bangles." So उसका, उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड बोलता है कि मुझे भी जिंदगी में और कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ बैंगल्स बनाना ही आता है। All I have done is make a house for the family to live in. तो ये उसके लिए बहुत, उस बूढ़े आदमी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने पूरी जिंदगी में क्या कमाया, ये कमाया कि वो अपनी परिवार के लिए एक घर बना पाए। Hearing him one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. अब ये राइटर बोलती हैं कि जब उन्होंने उस बूढ़े आदमी की बात सुनी, तो उनको ये हैरानी हुई कि सचमुच ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शायद कुछ लोग तो ये भी अचीव नहीं कर पाते हैं अपनी जिंदगी में, वो घर भी नहीं बना पाते, उनके सर के ऊपर छत भी नहीं होती। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, एटलीस्ट उनके सर पर एक छत तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home.
और ये बोलते हैं कि ये फिरोज़ाबाद के घर-घर की कहानी थी कि ये जो एक पेन था, ये जो दुःख था, रोना-धोना था, वो हर घर का था कि उनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ़ बैंगल्स बनाने का ही काम था। कभी-कभी खाना भी उनको पेट पर नहीं मिलता था और वो उस पॉवर्टी से निकल ही नहीं पा रहे थे, उस पॉवर्टी के चक्कर को तोड़ ही नहीं पा रहे थे। The young men echo the lament of their elders. Echo मतलब सेम फीलिंग यहाँ पर उनको भी जो यंग मैन थे, जो यंग लड़के थे, उनकी भी सेम फीलिंग थी। क्या लेमेंट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, सेम दुःख था, उनकी सेम पेनफुल स्टोरी थी, सेम इमोशंस थे जो उनके घर के बड़े लोगों के थे। मतलब कि सपने तो बहुत थे लेकिन वो सपने उनके पूरे नहीं होते थे। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। राइटर बोलती हैं ऐसा लगता है कि जैसे फिरोज़ाबाद में टाइम तो बदला लेकिन टाइम के साथ चीज़ें नहीं बदली। जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोगों की सेम पेन, सेम सॉरो और सेम फीलिंग्स रहीं, उनकी कोई ग्रोथ नहीं हुई। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. तो ईयर आफ्टर ईयर जो इतना हार्ड वर्क करते, माइंड नंबिंग की मतलब दिमाग को सुन्न कर देने वाला हार्ड वर्क, मतलब मेहनत इतनी ज़्यादा जी तोड़ के मेहनत करने वाला काम ये लोग करते थे, उसकी वजह से सपने देखने की हिम्मत और सपने देखने का इनिशिएटिव भी उन लोगों का खत्म हो गया था। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो राइटर ने उनसे पूछा कि आप लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते हैं, सब लोग मिलकर, यंग लोग हैं आप। ये यंग लोग कौन थे? ये लोग जो हैं एक विशियस सर्कल इज कंटिन्यूअस वर्सनिंग सिचुएशन, मतलब आप उस चक्रव्यूह समझ लीजिए, उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। ये भी जो है विक्टिम बन चुके थे उस साइकिल के, उस चक्रव्यूह के, जिसमें कि मिडलमैन होते थे वो, जिन्होंने इनके फादर्स और ग्रैंड पेरेंट्स को और इनके फोरफादर्स को भी ट्रैप किया हुआ था, और ये बच्चे भी, ये यंग मैन भी उन्हीं मिडलमैन के ट्रैप में फंसे हुए थे और सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम ही करते जा रहे थे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, दे से। तो ये यंग मैन उसको बताते हैं राइटर को कि अगर हम ये कर भी लें, हम अपने कोऑपरेटिव्स बना भी लें, तो हमें ज़बरदस्ती पुलिस उठाकर ले जाएगी, हमें वो मारेगी, जेल में बंद करेगी और बोलेगी कि ये जो हम ऑर्गेनाइज़ेशंस या हम ये एक यूनियन बना रहे हैं, वो सब इल्लीगल है और किसी न किसी बहाने हम लोगों को टॉर्चर किया जाएगा। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. तो राइटर बोलती हैं यहाँ पर किस चीज़ की कमी थी? यहाँ पे लीडरशिप की कमी थी। उनके बीच में कोई एक ऐसा लीडर था ही नहीं, जो उन लोगों को अलग रास्ता दिखाए, अलग सोचने की हिम्मत दे और अलग काम करवाए। Their fathers are as tired as they are. ये सिमिली है यहाँ पर। तो उनके बड़े एडल्ट्स, उनके फादर्स भी उतने ही थके हुए थे ज़िंदगी के बोझ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, गरीबी से, भूख से, जितने ये लोग थके हुए थे। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. तो वो लोग जो हैं एंडलेसली एक स्पाइरल इज़ गोल, गोल, गोल उसी चक्कर में घूमते जा रहे थे, जो कि पॉवर्टी गरीबी का था। एपेथी मीन्स लैक ऑफ कंसर्न, दूसरे के लिए कंसर्न ना होना, और ग्रीड और इनजस्टिस। अब ये क्या था, ये लोग गरीब थे और ये लोग फंस जाते थे मिडिलमैन के चक्कर में, जो इनको नौकरी देने के बहाने इनसे इस तरीके की कंडीशंस में काम कराते थे। अब मिडलमैन ग्रीडी थे, वो बहुत सारा पैसा फैक्ट्री से शायद कुछ और पैसा लेते थे, इनको बहुत कम देते थे और फिर इनके साथ अन्याय होता चला जाता था। एक के बाद एक अगर ये यूनाइट होने की भी कोशिश करते थे, तो इन्हीं के ऊपर ही पुलिस की मार पड़ती थी। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, one of the family caught in a web of poverty,
burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. तो इन सब की बातें सुन के राइटर्स बोलती हैं कि वो उन्हें दो अलग अलग डिस्टिंक्ट डिफरेंट वर्ल्ड दिखाई देती हैं। एक एक तरफ की दुनिया में इस तरीके के लोग हैं जो दोज हु आर कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि ये इस जाल में, गरीबी के जाल में फंस चुके हैं। कास्ट का बर्डन इनके ऊपर इतना है कि ये इन सब चीजों से जिसमें जिस कास्ट में ये पैदा हुए हैं ये इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। और दूसरा था वो चक्रव्यूह या वो सर्कल, वो स्पाइरल जिसमें मिडिलमैन थे, दलाल थे, पुलिस वाले थे, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े-बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस थे, जो इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे और कभी भी इनको इस विशियस सर्कल से बाहर नहीं निकलने देते थे। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड अ बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। तो बोलते हैं कि इन सब ने मिलकर इस तरीके के बच्चों के ऊपर एक ऐसा बर्डन डाल दिया है, ऐसे बर्डनसम एक्सपीरियंसेस डाल दिए हैं, ऐसे बर्डनसम एटीट्यूड्स डाल दिए हैं कि ये बच्चे कभी भी इस बैगेज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि वो बच्चा उस बर्डन को, उस गलत वैल्यू सिस्टम्स, क्या है वो गलत वैल्यू सिस्टम कि हमारी तो डेस्टिनी यही है, हम इससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है, हमारी कास्ट में पैदा, इस कास्ट में पैदा हुए हैं तो हमें यही काम करना है। इस तरीके के गलत वैल्यू सिस्टम को इतना उनके ऊपर डाल दिया जाता है कि वो उसको नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। सो मतलब कि उस स्पाइरल से, उस काम से कुछ अलग तरीके का काम करना या अलग तरीके की सोच रखने का मतलब था कि आप जो है बहुत करेज दिखा रहे हैं, आप हिम्मत बटोर रहे हैं अपने उस विशियस सर्कल से बाहर निकलने की। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और ये सोचना, ऐसी हिम्मत रखना, ऐसी डिफरेंट डायरेक्शन लेना, वो उनके ग्रोइंग अप का हिस्सा नहीं था। उनको बहुत शुरू से ही डरा-डरा के रखा जाता था कि ऐसा ही तुम्हारा तकदीर है और तुम्हें ऐसे ही चलना है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम चीयर्ड। लेकिन राइटर ने एक बहुत रे ऑफ होप यहाँ पर लेके आई हैं। वो बोलती हैं कि उन्होंने वो डेयरिंग एटीट्यूड मुकेश के अंदर देखा, जब उसने राइटर की आंखों में आंखें देखकर बोला कि वो कार ड्राइविंग सीखेगा और वो अपना मास्टर खुद बनेगा। तो राइटर को इससे बहुत खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। वो दोबारा बोलता है मुकेश कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न। और वो, उसको पता है उसे क्या करना है। उसको पता है वो एक दिन गराज में जाएगा, वो वहां पे मोटर रिपेयरिंग का वर्क सीखेगा। बट द गराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गराज उसके घर से बहुत दूर है, लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी। मेटाफोरिकली इसलिए कि आज की टाइम में ये उसके लिए सपना है, लेकिन गराज जाना, वहां पे टाइम स्पेंड करना, चूड़ी बनाने का काम बंद करना, पता नहीं वो एक बहुत डिस्टेंट रियलिटी है। आई विल और लिटरली भी था कि उसके घर से बहुत दूर था। जब तो उसने बोला कि आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। तो वो बोलता है कि मैं कोई बात नहीं, दूर है तो मैं पैदल चल के जाऊंगा, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। तो राइटर उसको देखना चाहती हैं कि उसके सपने कितने आगे तक हैं। वो उससे पूछती हैं कि क्या तुमने कभी ये भी सपना सोचा है कि तुम एक एरोप्लेन भी उड़ा सकते हो? तो उस वक्त मुकेश चुप हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। मुकेश जमीन की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, उसने कभी इतना बड़ा सपना देखा ही नहीं। In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. तो उसकी वो जैसे सर झुका के बोलता है कि नहीं, उसमें थोड़ा सा उसकी आवाज में एक उनकी उसके अंदर एक शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट दिखाई देती है, लेकिन वो अभी रिग्रेट नहीं बनी है। दैट मीन्स अभी भी पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ अलग कर सकता है और इस गरीबी के चक्र को तोड़ सकता है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज
hurtling down the street of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद. तो वो बहुत सेटिस्फाइड है अपने उस सपने से कि वो गाड़ियों को चला रहा है. हर्टलिंग इज मूविंग डाउन, जो कि फिरोजाबाद की स्ट्रीट्स पर चल रही हैं. और राइटर बोलती हैं कि वैसे भी फिरोजाबाद के ऊपर तो स्काई में बहुत कम ही एरोप्लेन्स उड़ते हैं. So with this we come to the end of this chapter and I hope you have understood well. आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं. And I request you to keep sharing and keep liking the video.